बरसात के मौसम हमेशा यादों के नखलिस्तान में ले जाते हैं। अच्छी और बुरी यादें, तल्ख और शीरीं यादें। रोशान खान भी यादों के तवील सफ़र पर रवाना थी। वो इस वक्त पिछले बरामदे में खड़ी रिमझिम बरसती बारिश का नज़ारा कर रही थी। उसकी निगाहें धुले धुलाए दरख्तों और झूमते सुर्ख गुलाब के पौधों को देख रही थी। दाएं तरफ कभी जनान खाने के बाथरूम हुआ करते थे, सीलन ज़दा दीवारों वाले, जिनकी टूटी छत पर चूहों ने बसेरा कर रखा था। उखड़े प्लस्तर वाले फर्श पर जगह जगह पानी ठहर जाता था। जनान खाने के इन बाथरूम्स में गुस्ल करते हुए उबकाई आने लगती थी, लेकिन अब इनका नामो निशान भी नहीं था। बहरहाल पहले इन्हें गिरा दिया गया था, फिर इस ऊंची नीची ज़मीन को बराबर कर दिया गया। यहाँ पर इस वक्त बहुत बड़ा चिड़ियाघर बना दिया गया था। हर तरह के जानवर चहलकदमी करते हुए मौसम एंजॉय कर रहे थे। ये चिड़ियाघर इसकी छोटी दोनों बेटियों माही नूर और महानूर के शौक़ की वजह से उनके बाबा ने बनवा कर दिया था। उससे आगे वसीअ अरीज़ लॉन था। कभी यहाँ कच्ची गली हुआ करती थी, बड़े बड़े आम और कीकर के दरख्त साया फिगन थे। आज लश ग्रीन घास से पूरा लॉन सजा हुआ दिखाई दे रहा था। आला किस्म के फूलों के झूमते पौधे बाहर दिखा रहे थे। लॉन में माही और महानूर के लिए झूले भी लगवाए गए थे। पोर्च में एक जीप खड़ी थी, उसके एक तरफ माही और महानूर की साइकिलें भी खड़ी थीं। एक ही रंग की ये दो साइकिलें ज़ुकाम लेकर आया था। ये दोनों पिछले सहन में अपनी साइकिलिंग के शौक़ को पूरा करती थीं। कभी कभी उनके बाबा मूड में होते तो दोनों बच्चियों को फार्म हाउस ले जाते थे। कौन कहता है वक्त बदल नहीं सकता? वक्त बदल सकता है, सोच में तब्दीली लाई जा सकती है। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, लगन और सब्र की। बीकन हाउस में समर वेकेशंस का ऐलान होते ही हॉस्टल्स के रूम में खलबली मच गई थी। सबकी ख्वाहिश थी कि हॉस्टल से निकलने वाली वही पहली लड़की हो। रोशान उसबुक ने जिगर करती आंखों से इस दिल अफरोज़ मंजर को देखा और कॉमन रूम की तरफ बढ़ गई। वो रात को ही पैकिंग कर चुकी थी। इस वक्त इसे सिर्फ एक फ़ोन करना था। घोड़ा गली के एक स्कूल में उसकी 1 साल छोटी बहन शानज़े ज़ेर तालीम थी। उसने मिस डायना से परमिशन लेकर शानज़े को फ़ोन किया। शानज़े भी उज़्बुक हाउस जाने के लिए बेताब थी। कुछ देर बाद उसके पापा अहमद खान उज़्बुक का ड्राइवर लंबी सी चमकती गाड़ी में उसे लेने के लिए आ गया। उज़्बुक हाउस में पहुंचकर आज़ादी और खुशी के एहसास ने रोशानी को फ्रेश कर दिया था। वो इसी सरशारी के आलम में गोल जीना अबूर करके 2nd फ्लोर पर अपने और शानज़े के मुश्तरका रूम की तरफ बढ़ गई। इसका सजाया कीमती डेकोरेशन से सजा और जगमगाती रोशनियों में नहाया रूम बिल्कुल वैसे ही था। वो कॉटन का आरामदेह सूट पहनकर नीचे आ गई। मार्बल के चिकने फर्श से अपने अजली बावखार अंदाज में चलती हुई लॉन के पिछले हिस्से की तरफ आ गई। 4 अदद खूबसूरत मोर घास पर टहल रहे थे। तभी ड्राइव वे पर एक और गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। रोशी भाग कर शानज़े तक पहुंची। शानज़े ने खूब भीज कर उसे प्यार किया था। वो भी भीगी आंखों से शानज़े की पेशानी चूमने लगी। ये बुजुर्गाना स्टाइल कहाँ से सीखा है? शानज़े ने हैरानी से पूछा। पापा को ये मिडिल क्लास के मोहब्बत भरे अंदाज कहाँ पाते थे? और नई मम्मी से ऐसा कुछ सोचना भी हिमाकत थी। रोशान ने मुस्कुराई थी। शानज़े हंसने लगी। माइला मम्मी अपनी शादी के 10 साल बाद भी उनके लिए नई मम्मी थी। मम्मी पापा की 2nd वाइफ थी, हसीन, स्टाइलिश और पापा की तरह वेल एजुकेटेड। इनकी माँ बदसूरत और अनपढ़ थी। सो पापा का मलाल नई मम्मी को पाकर भी कम नहीं हुआ था। उनकी माँ ने बदकिस्मती से पापा के साथ सिर्फ 3 साल गुजारे थे। मम्मी की वफ़ात के बाद मिसेस डेविड ने इनकी परवरिश की थी। 4 या 5 साल की थी तब पापा उनके लिए नई मम्मी ले आए थे। माइला का उनके साथ रिवायती सौतेली माँ का सा सलूक नहीं था। वो उनसे ना मोहब्बत जताती थी ना नफरत। पापा के सिर्फ वही 2 औलादें थीं। माइला हर साल इन्हें मुर्दा बेटे का तोहफ़ा देकर इन्हें खूब नाराज़ और बेजार कर देती थी। उसके पापा बहुत वजी आदमी थे, ऊंचे लंबे गोरे चौड़े। दौलत की फरावानी खुशहाली की वजह उनकी सेहत काबिल रश्क थी। माइला अपने 2 भाई जहेज़ में लाई थी जो कि रोशनी और शानज़े से 6-7 साल बड़े थे। बर्लिन के किसी कॉलेज में ज़ेर तालीम थे। काफ़ी पढ़ाकू और ज़हीन लड़के थे। आते जाते हाल अहवाल पूछने के अलावा स्टडीज़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू भी कर ली जाती थी। वली और समीम की आमद भी करीब थी। शानज़े तवील सफ़र की वजह से बहुत थकी हुई थी, इसलिए खाना खाकर फ़ौरन सो गई, जबकि रोशनी को नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत मुहिम जो किस्म की लड़की थी, हर वक्त मुतारिक रहती, जबकि शानी अपने आप में मगन रहने वाली लड़की थी। वो खेल कूद में हिस्सा भी नहीं लेती थी। अलबत्ता रोशनी को नए गेम्स में दिलचस्पी थी। वो फुटबॉल और जिमनास्टिक की शौकीन थी। स्कूल की तरफ से होने वाले सालाना मुकाबलों में उसने साइकिलिंग में अव्वल इनाम हासिल किया था। स्कूल का पहला दिन पहले दिन की दुल्हन की तरह यादगार था, हमेशा ज़िंदा रहने वाला। दोनों पुरजोश सी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। तभी मिसेस डेविड की ताज्जुब से भरी आवाज़ सुनाई दी। काश बेबीज़ की मामा होती।
मामा, रोशनी का दिल धक से रह गया। पहली मर्तबा कुछ खो देने का एहसास रोशनी की पलकों को भिगो गया था। फिर मम्मी उनकी ज़िंदगी में चली आई। बेहद लिबरल सी मम्मी ने न जाने कैसे उनकी ख़ानदानी रिवायत को तस्लीम कर लिया था। शायद पापा की मोहब्बत में, पापा की शख्सियत में कुछ ऐसा सहर तो ज़रूर था, तभी तो मम्मी जैसी मॉडर्न खातून बाहर निकलने से पहले चादर ओढ़ लिया करती थी। पापा के हुक्म से सरताबी का तो वो तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। उनके उस बुक हाउस में दुनिया जहाँ की नेमतें थीं, अंग्रेज़ी नावल, स्टोरीज़, अखबारात और रसाइल की बहुतात थी। रोशनी अच्छी किताबों की दीवानी थी, तो उसका सारा दिन पापा की लाइब्रेरी में गुजरता। फिर अचानक एक नया वाक़या रूनुमा हुआ। मम्मी अस्पताल गई और उनके लिए एक और भाई ले आई। बहुत खूबसूरत गुलाबी सा ये बच्चा सिर्फ 4 दिन जिंदा रहा। मिसेस डेविड ने बताया ये इनका 5वां भाई था जो कम सिनी में ही वफात पा गया था। मम्मी रो रही थी, शानी को भी रोना आ गया। इन दिनों पापा बहुत जलाल में नज़र आते थे और मम्मी बहुत चुप थी। फिर गैर महसूस तरीके से मम्मी उनके करीब आती चली गई। अब वो उनके बेडरूम में अच्छा खासा वक्त गुजारने लगी थी। उनके साथ स्कूल की बातें करती, अपने बच्चों की शरारतें बताती, ये कि वो बहुत जीनियस थी, बहुत बोल्ड थी, बिल्कुल रोशी की तरह। रोशी अपनी तारीफ़ पर शर्मा गई थी। मम्मी अक्सर इन्हें अपने साथ ले जाती। कभी पर्दे वाली गाड़ी में वो एबटाबाद की सड़कों को रोंदते हुए दूर दूर तक निकल जाती। एक दिन मम्मी उन्हें रेस्टोरेंट लेके गई थी। वो तीनों फैमिली कैबिन में बैठी थी। मम्मी ने आने से पहले इन्हें चादर ओढ़ने के लिए दी थी। शानी हैरान थी कि रोशी ने बगैर एहतजाज के कैसे चादर ओढ़ ली। मम्मी ने उन्हें बहुत स्टाइलिश कपड़े भी ला कर दिए थे और उनके जीन्स शर्ट वार्डरोब से गायब हो गई थी। रोशी ने कुछ देर शौक मनाया और फिर खुशी खुशी मम्मी के लाए ड्रेसेस जेबतन कर लिए। वो ज़्यादा देर सदमात को अपने ऊपर तारी करने वालों में से नहीं थी। फिर एक सुबह पापा ने नाश्ता करते हुए इन दोनों को बैक वक्त मुखातिब किया, अब तुम दोनों पर्दे वाली गाड़ी में स्कूल जाया करोगी और दोनों चादर ओढ़ा करोगी। शानी तो खामोश रही थी, अलबत्ता रोशी बोल पड़ी, हम लोग सिंधी अजरक ओढ़ कर स्कूल जाते हैं पापा। गुड गर्ल। पापा के मुंह से तारीफ़ी कलमात बरामद हुए। मुझे खुशी है कि मेरी बेटियां हर तरह के माहौल और वक्त के मुताबिक खुद को हर जगह एडजस्ट कर लेती हैं। थैंक्स पापा। इन दोनों ने पापा के ये अल्फाज किसी आज़ाद से कम नहीं थे। वो कहाँ किसी की तारीफ़ करते थे। रोशी, अब तुम बाइक लेकर बाहर नहीं जाया करोगी, साइकिलिंग भी नहीं किया करोगी। स्केटिंग के ख्याल को तो दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारे एनिमल्स कोड भिजवा रहा हूँ। ये घर है, कोई ज़ू नहीं है। वैसे भी अब तुम बड़ी हो गई हो, ये शौक बचपन की हद तक ठीक थे। इन वेकेशन में तुम दोनों की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। पापा रोशी के हवास उड़ाते मम्मी की तरफ मुतवज्जा हुए। माइला, तुम उन्हें अपनी ज़ेर निगरानी कुकिंग सिखाओगी, सिलाई कढ़ाई भी आनी चाहिए। इनकी माँ हर फन में ताक थी। हमारे ख़ानदान की औरतें बहुत सलीक़ामंद होती हैं। मुझे फ़ख्र है कि मेरी बेटियाँ बहुत समझदार हैं। अच्छी बेटियाँ अपने बुज़ुर्गों की दस्तार का भरम रखती हैं। ओके पापा। रोशी जो एहतजाज करना चाहती थी एकदम लब पीछे खामोश हो गई। उनका ताल्लुक़ उस कबीले से था। इन्हीं रस्म व रिवाज की वजह से रोशी को अपनी बहुत सी ख्वाहिशात का गला घोटना पड़ा था। गोट में दादा थे, दादी थीं, दादा के कई भाई थे, उनकी बीवियाँ और बच्चे। पापा शहर में रहते थे, इसलिए वो शहर के बेहतरीन अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ रही थी। दादी को तो फ्रंगन औरत का पोतियों को नहलाना धुलाना पसंद नहीं था, बल्कि इन्हें तो रोशी और शानी का फरफर अंग्रेज़ी बोलना भी खटकता था। जीन्स शर्ट से भी इन्हें चिढ़ थी। रोशी अंग्रेज़ी, चाइनीज़ और इटालियन खानों की शौकीन थी और दादी को इसके खाने पीने पर भी एतराज़ रहता था। जानवरों से रोशी को बेइंतहा मोहब्बत थी। उनके जाने के बाद वो कई दिन बुलाई सी फिरती रही थी। उसकी अफसरदगी को महसूस करके शानी ने कहा, रोशी, तुम अच्छी तरह रो कर दिल का गुबार हल्का कर लो। मैं जानती हूँ तुम्हें जानवरों की गोद चले जाने का बहुत दुख है। मैं क्यों रोऊं, बुज़दिल रोते हैं शानी डार्लिंग। मैं तो स्टोन गर्ल हूँ, बहुत बहादुर और दलेर। वो एकदम हंसने लगी थी। उसकी बहुत सारी आदतें पापा जैसी थीं, बहादुर, निडर और किसी भी मुश्किल में ना घबराने वाले। वीकेंड हाउस में उनका आखिरी साल था। इन वेकेशंस के बाद उन्हें सिर्फ एक मरतबा स्कूल जाना था, सिर्फ और सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। इन्हीं दिनों दादा दादी उस बुक हाउस चले आए। वो हरीपुर से आ रहे थे। दादी के ज़माने पता चला था कि हरीपुर से 175 मील दूर रोशी और शानी का ननियाली गाँव है। उसके नाना दादा के सगे भाई वो अपने कबीले के सरदार थे। उनके मरने के बाद उसके आखिरी नंबर वाले मामू कबीले के सरदार बने थे। औरंगज़ेब मेरे बड़े, इसके 5 मामू वफ़ात पा चुके थे और आज दादा ने बताया कि वो हरीपुर इसलिए गए थे कि औरंगज़ेब मीर ने उसे अपने सबसे बड़े वलीअहद के सर पर दस्तार रखकर इसे इलाके और कबीले का सरदार बनाया था और इस ज़िम्मे में वहाँ एक ज़ियाफ़त का इंतज़ाम था। दादा बता रहे थे, औरंगज़ेब मीर बहुत दौलतमंद है, उसकी बहुत सी जायदादें जागीरें हैं। औरंगज़ेब हयात मीर के इस अमल को दादा बहुत सराह रहे थे।
दादा एक हफ्ता रहकर चले गए थे। इन दिनों दादी मम्मी से काफ़ी खिंची खिंची सी थी। सिर्फ एक माह बाद दादा और दादी एक दफ़ा फिर आ गए थे। इस दफ़ा वो अकेले नहीं थे, हरीपुर बिरादरी उनके साथ थी। यकायक पोर्च में कई गाड़ियां आकर खड़ी होने लगीं। पजारो, जीप, पराडो, दादा की लैंड क्रूज़र, हर रंग की कीमती चमकती दमकती गाड़ियां। इन गाड़ियों में से उजले सफ़ेद रंग के ऊंचे शिमला वाले अधेड़ उम्र आदमी निकले। कई औरतें भी थीं, पहाड़ी लिबास पहने, सर से पैरों तक सियाह चादर में लिपटी। लॉन में लगे झूलों की तरफ भागते दौड़ते उछलते कूदते बच्चे भी थे। कुछ हैरान और कुछ परेशान दिखाई देते। पापा भी ब्रीफकेस थामे आगे थे। यकीनन दादा ने फ़ोन करके उन्हें बुलाया था। शानी उसे खींचकर ग्लास विंडो की तरफ ले आई थी। अब वो दोनों बहुत हैरानी के आलम में झांक रही थी। कुछ देर बाद सब लोग अंदर चले गए। मिसेस डेविड ने कहा, तुम दोनों को नीचे आने की ज़रूरत नहीं, लंच तुम्हें बेडरूम में मिलेगा। क्यों आंटी? शानी खामोश थी मगर रोशी खामोश नहीं रह सकी। नो क्वेश्चन, मिसेस डेविड ने हाथ उठाकर कहा। फिर भी आंटी कुछ तो बताइए। रोशी का तजस्सुस अपने उरूज पर था मगर उन्हें कुछ भी बताया नहीं गया। चंद घंटों बाद गाड़ियों के दरवाजे खोलने और बंद होने की आवाज़ें आईं। गाड़ियां स्टार्ट हुईं। चौकीदार ने गेट वाह कर दिया था। रोशी ने पर्दे बराबर किए और फिर अपने बेड पर आकर ठह गई। कुछ देर बाद वो भी शानी की तरह गहरी नींद सो रही थी। रात डिनर के लिए उन्हें नीचे बुलवाया गया था। वो फ्रेश होकर नीचे आई तो ड्राइंग रूम में एक और चेहरे का इजाफा हो चुका था। ये गुलबख्त थे। इन दोनों के चेहरों पर बड़े बड़े सवालात माइला ने पढ़ लिए थे। कौन गुलबख्त? रोशी ने हैरानी से पूछा। शानी हमेशा की तरह खामोश थी। तुम्हारी माँ की चचाजाद और तुम्हारे पापा की खालाजाद गुलबख्त। ये तारुफ कुछ उलझा उलझा सा था। हेलो गुलबख्त, उसने और शानी ने अपना अपना हाथ गुलबख्त की तरफ बढ़ाया। पहाड़ी घेरदार सुर्ख रेशमी लिबास, जेब तन किए, हल्के फुल्के सोने के जेवरात पहने वो बेहद गोरी सी लड़की रोशानी की हम उम्र थी। 15 साल गुलबख्त ने शर्माए शर्माए अंदाज में उनसे हाथ मिलाया। गुलबख्त नहीं, मम्मी बोलो, ये तुम दोनों की नई मम्मी है। माइला ने पूरे इत्मीनान से उन्हें बेइत्मीनान कर दिया था। आप क्या कह रही हैं मम्मी? रोशी लरज़ उठी। वो पहरे की तरह पुरसुकून थी। तो क्या उन्हें पापा की एक और शादी का अफसोस नहीं हुआ? रोशी ने हैरानी से सोचा। मम्मी, आपको दुख नहीं हुआ? आपने पापा को रोका नहीं? बहुत से मामलों में हम लोग बेख्तियार होते हैं। तुम्हारे दादा का ये फ़ैसला अहमद को भी पसंद नहीं था मगर तुम्हारे पापा को एक और शादी पर एतराज़ नहीं था कि एक वारिस की ख्वाहिश इन जागीरदारों को मुस्तरब रखती है हमेशा। उन्हें एतराज़ गुलबख्त से शादी पर था, शायद इसलिए कि ये अनपढ़ है। माइला ने अंग्रेज़ी में अपनी बात मुकम्मल की थी। इन दोनों ने बेदिली से खाना खाया, फिर उठकर अपने बेडरूम में चली आई। शानी को दादा दादी का ये फ़ैसला पसंद नहीं आया था। गुलबख्त से पापा इतने बड़े थे, उनके ख़ानदान में बेजोड़ शादियों का अज़ल से रिवाज था। मम्मी और गुलबख्त का कोई मुकाबला नहीं था। मम्मी जैसी हसीन और पढ़ी लिखी फर अंग्रेज़ी बोलने वाली खूबसूरत रंग रंग की साड़ियों में मरबूस औरत का गुलबख्त से मुकाबला हो भी कैसे सकता था।